स्टेबल भैंस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दिल छू लेने वाली एक लड़की की दर्द भरी पारिवारिक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी हमारे सामने ऐसी सच्चाइयाँ ला खड़ी करती है जिनके लिए हम तैयार नहीं होते। हम जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही भरोसा सबसे पहले तोड़ते हैं, और जिस दिल को बचाने की कोशिश हम दुनिया से छुपा कर करते हैं उसी दिल पर सबसे गहरा वार वही लोग करते हैं जिनके लिए हम टूट कर जीते हैं। यही कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी पहचान, अपनी हिम्मत और अपना सब कुछ गलत इंसानों को समझने की वजह से ऑलमोस्ट खो दिया। उसकी इच्छाएं किसी और के आदर्शों में घुट गए, उसकी खुशियां किसी और के शक में कैद हो गई और उसकी मासूमियत किसी और की गलतियां की सजा बन गई। लेकिन दर्द सिर्फ तोड़ता नहीं, कभी कभी दर्द ही इंसान को ऐसा बना देता है कि फिर दुनिया इसे तोड़ नहीं पाती। यह कहानी सिर्फ बिट्रियल की नहीं बल्कि रिबर्थ की है, उसके टूटने की नहीं बल्कि फिर से खड़े होने की है। यह कहानी है उसकी जो रोई भी, टूटी भी, पर हार नहीं मानी। क्योंकि कुछ लोग अंत में यह साबित कर देते हैं कि जिंदगी में हम खोकर भी जी सकते हैं। पायल जैसी लिफ्ट से उतरकर वह अजीत के फ्लैट के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे पर लगी नेम प्लेट पर अजीत मिश्रा लिखा था। चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उसने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। पायल के दिल की धड़कनें उस पर ठहर गई थी। जो नजारा उसने देखा उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर तो गोलू जी, जो 30 साल की उम्र में भी चुस्त दुरुस्त दिखते थे, सुबह की वॉकिंग करके लौटे तो उनके चेहरे पर ताजगी थी। सूरज की रोशनी भी अभी आंगन में पूरी तरह से नहीं पसरी थी। वह अपने कमरे की ओर बढ़े, दरवाजा खोलकर अंदर झांका। उनकी पत्नी स्वाति भी अभी गहरी नींद में थी। चादर को सीने का खींचा, शांत चेहरा लिए वह सो रही थी। गोलू जी धीरे से दरवाजा बंद करके अंदर आ गए। आंगन में रखे कुर्सी पर बैठे ही थे, तभी उनकी बहू पायल एक ट्रे में चाय लिए वहां हाजिर हो गई। लीजिए बाबूजी, गर्मा गर्म चाय तैयार है। पायल ने मुस्कान के साथ ट्रे आगे बढ़ाई। अरे वाह बेटी, जियो। गोलू जी ने चाय का प्याला उठाते हुए कहा। मैं तो अभी सोच ही रहा था कि तुम्हें चाय बनाने को कहूँ, लेकिन तुमने तो मेरे दिल की बात मेरे कहने से पहले ही जान ली। हर बार की तरह लगता है कि पिछले जन्म में हमारा बाप बेटी का रिश्ता जरूर रहा होगा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। पायल हंसी, फिर बोले, पिछले जन्म में क्यों बाबूजी, इस जन्म में भी तो हमारा बाप बेटी का ही रिश्ता है। अरे हाँ, यह तो सच बात कही तुमने। गोले जी ठहाका मारकर हंसे, फिर चाय का घंट लेते हुए बोले, अच्छा बहू, अजीत कब आ रहा है? पायल का चेहरा थोड़ा मायूस हुआ। ओ बाबूजी, इस बार तो वह घर नहीं आ रहे हैं, कह रहे थे काम बहुत है इसीलिए नहीं आ पाएंगे। गोलू जी ने मन चढ़ाए, अरे लेकिन तुम दोनों की शादी की 8वीं सालगिरह है, इस मौके पर तो उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। फिर एक पल रुक कर जैसे कोई तरकीब सूझी हो, बोले, चलो कोई बात नहीं, अगर उसे समय नहीं तो तुम चली जाओ, उसे सरप्राइज दे दो, उसे बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ कुछ दिन उसके साथ बिताओ, घूमो फिरे। पायल घबरा गई, लेकिन बाबूजी यहाँ घर पे। अरे बहू, गोलू जी ने बीच में ही टोका, तुम्हारी अपनी भी तो कोई जिंदगी है। शादी की सालगिरह अच्छे से सेलिब्रेट करो, वरना यहाँ तो दिन भर तुम काम में ही लगी रहती हो। थोड़ा अपने लिए भी जियो, अजीत के साथ वक्त बिताओ। तभी स्वाति जी कमरे से बाहर निकली। अरे यहाँ कहाँ जाने की बात हो रही है? उन्होंने पूछा। आंगन में कदम रखते हुए, कुछ नहीं भाग्यवान, गोलू जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं तो बस बहू से कह रहा था कि अगर अजीत नहीं आ रहा है तो तुम वहाँ चले जाओ उसे सरप्राइज देने, उसे भी तो खुशी होगी अपनी बीवी को देखकर। स्वाति जी ने पायल की ओर देखा और कहा, पायल बहू, मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी ले आओ। जैसे ही पायल रसोई में गई, स्वाति जी ने गोलू जी की ओर देखकर कहा, आप भी ना, अगर बहू चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? पहले की बात तो और थी, अब तो मुझसे इतना काम नहीं संभलता। गोलू जी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भगवान, मैं हूँ ना, जब बहू नहीं थी तब भी तो हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेते थे, और अब तो रोहित भी 7 साल का हो गया है, इतने कौन से काम आ गए? स्वाति जी ने बाहों तान कर कहा, क्या रोहित को भी हम संभालेंगे? गोलू जी ने फिर हंसी ठेली, अरे कभी बेटे बहू की भी तो मौज मस्ती करने का मौका दो। देखा नहीं कितने महीने हो गए अजीत को घर आए। पायल की भी तो कुछ इच्छाएं होंगी ना, अपने पति के साथ घूमने फिरने की, वक्त बिताने की।
पायल का मन उलझन में था। एक तरफ अजीत के पास जाने की खुशी थी, जो दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने काम में डूबा था, और दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां उसे रोक रही थी। वह जानती थी कि उसके ना होने पर सासू माँ स्वाति जी को घर संभालने में दिक्कत होगी। रसोई से लेकर रोहित की देखभाल तक सारा बोझ स्वाति जी पर आ जाएगा। यही सोचकर उसने जाने से मना कर दिया। बाबूजी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन माँ तो अकेले इतना काम कैसे संभालेगी सब। गोलू जी ने कुर्सी पर टेक लगाते हुए चाय का आखिरी घंट लिया और मुस्कुराकर कहा, अरे बहू, तुम कौन सा 1 साल के लिए जा रही हो? 10-15 दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा। और फिर मैं हूं ना। तुम्हारी सास अब बूढ़ी हो गई है तो क्या 2 रोटी तो बना ही लेगी। बाबूजी, आप भी ना। पायल हंस पड़ी, लेकिन उसका मन अब भी पूरी तरह तैयार नहीं था। गोलू जी ने उसके हिचक को भांप लिया। वह जानते थे कि पायल की इच्छा तो अजीत के पास जाने की है, लेकिन घर की जिम्मेदारी उसे रोक रही है। अजीत, उनका बेटा, तो कभी इसी शहर में नौकरी किया करता था। उस समय तनख्वाह थोड़ी कम थी, लेकिन परिवार के साथ में था। फिर शादी के 3 साल बाद ही नौकरी में तरक्की मिली और साथ मिला तबादला भी दिल्ली का। उसके बाद अजीत दिल्ली चला गया। तब पायल गर्भवती थी और अजीत ने उसे यहीं छोड़ दिया ताकि माँ की छत्र छाया में उसकी देखभाल सही से हो सके। फिर रोहित का जन्म हुआ। उसे संभालने में ही दिन निकलने लगे। धीरे धीरे इसी घर में पायल की दुनिया सिमट कर रह गई। पूरे घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आती चली गई और वह सब संभालती चली गई। वहाँ अजीत अच्छा खासा कमा रहा था। हर महीने तनख्वाह का कुछ हिस्सा घर भेजता और पायल उससे घर का खर्च चलाती। शुरू शुरू में अजीत हर 15 दिन में चला आता। पायल के बिना उसका मन नहीं लगता था, लेकिन जैसे जैसे काम का बोझ पड़ा, उसका आना कम होता चला गया। अब तो 4 महीने में एक बार वहीं चंद घंटों के लिए आता। मुलाकातें अधूरी, बातें भी अधूरी आधी, और अजीत फिर से ट्रेन पकड़ लेता। गोलू जी ने पायल की आंखों में वह उदासी देखी थी। बस फिर क्या था, पायल के मना करने के बावजूद उन्होंने उसी समय को जाकर ट्रेन की टिकट बुक करवा दी। पायल को जब यह पता चला तो वह हक्की बक्की रह गई। बहू, मैं जानता हूँ तुम्हारा मन वहाँ जाने को मचल रहा है। अजीत को सरप्राइज दोगी तो उसकी खुशी भी देखने लायक होगी। और हाँ, यह मत सोचना कि तुम्हारे बिना यह घर नहीं संभाल पाएगा। रोहित को मैं संभाल लूंगी और तुम्हारी सास को भी, उन्होंने हंसते हुए कहा। पायल का मन अब खुशी से गुदगुदा रहा था। वह रसोई में अजीत के लिए देसी घी की पिनिया बना रही थी तो कभी मठरी तल रही थी। मन ही मन सोच रही थी, अजीत मुझे सामने देखकर कितना खुश होगा। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई नन्हा बच्चा अपनी पसंदीदा चीजें पाने की खुशी में झूम रहा हो। वह अपने बैग में अजीत की पसंद की गुलाबी साड़ी रखना नहीं भूली। आखिर वह दिन आ ही गया जब पायल को ट्रेन पकड़नी थी। गोली जी उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने गए। स्टेशन की भीड़, ट्रेन की सीटियों की आवाज और चाय वालों की पुकार के बीच गोलू जी बार बार हिदायतें दे रहे थे। संभल कर जाना बहू, पहुंचते ही फोन करना, और हाँ, अजीत को बोलना हमसे मिलने जल्दी आए, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। उनकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन चेहरा स्नेह से भरा था। पायल ने हंसते हुए कहा, अरे बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। गोलू जी हंसे, लेकिन मन ही मन एक हल्की सी चिंता थी। उन्होंने ही तो पायल को भेजने का फैसला किया था, लेकिन अब जब वह जा रही थी तो उनके मन में एक बेचैनी थी। बस पायल ठीक ठाक वहां पहुंच जाए। ट्रेन ने सीटी बजाई और पायल ने खिड़की से हाथ हिलाया। गोलू जी ने भी जवाब में हाथ हिलाया, उसे विदा किया। ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। खिड़की से बाहर भागते हुए पैरों को देखती पायल के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान तैर रही थी। भीड़ भाड़, शोर और धूल से भरी इस आतिया में भी उसके भीतर एक सुकून था, अपने पति से मिलने का उत्साह। उसकी उंगलियों गले में पड़े मंगलसूत्र से खेलने लगी और आंखें अतीत के किसी पल को टटोलने लगी। शादी की 8वीं सालगिरह पर कैसे अचानक ऑफिस से छुट्टी लेकर आ गए थे और बोले थे, चलो बाहर खाना खाते हैं, आज हम दोनों का खाना मत बनाना, आज बस मैं और तुम। वो हल्की सी हंसी हंसी जैसे वह पल फिर से सामने आ गया हो। फिर एक दृश्य उभरा। सुबह ऑफिस जाते वक्त पीछे से अचानक गले लगा लिया था और कहा था, तुम नहीं होती तो ना जाने मेरा क्या होता। उसके गालों पर हल्की लाली आ गई। बगल वाली सीट पर बैठी महिला ने देखा
और मुस्कुरा दी। शायद समझ गई थी कि यह मुस्कान किसी खास पल के याद करके आ रही है। अजीत ने तो सोचा भी नहीं होगा कि शादी की 8वीं सालगिरह पर मैं उसे यूं सरप्राइज दूंगी। मुझे देखकर तो खुशी से पागल हो जाएगा और हाँ, गुस्सा भी करेगा, बिना बताए कैसे चली आई। लेकिन फिर सीने से लगाकर कहेगा कि अब कभी मत जाना। वह आंखें बंद करके कल्पना में खो गए। अब हर स्टेशन पर उसे लगता जैसे अजीत वहीं खड़ा हो और दौड़कर उसे 6 बजे ट्रेन दिल्ली से रेलवे स्टेशन पर रुकी। हल्की सी ठंडी हवा थी और स्टेशन की भीड़ में चाय वालों, कुलिया और यात्रियों की आवाज़ें गूंज रही थी। पायल ने बैग को कंधे पर लटकाया और प्लेटफार्म पर उतरी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर बाबूजी का नाम देखकर वह मुस्कुराई। हाँ बाबूजी, मैं पहुंच गई हूँ, उसने उत्साह से कहा। अभी अभी स्टेशन पर उतरी हूँ, अब ऑटो लेकर जा रही हूँ। गोलू जी की आवाज़ में हल्की सी चिंता थी। अरे बहू, एड्रेस ध्यान से पढ़ लेना। हाँ हाँ बाबूजी, एड्रेस मुझे याद है, पायल ने हंसते हुए जवाब दिया। फिर भी एक बार मोबाइल पर देख लो, मैंने भेज दिया है। गोलू जी ने जिद पकड़ ली। ठीक है बाबूजी, पहुंचकर फ़ोन करती हूँ। इतना कहकर पायल ने फ़ोन काटा। उसने मैसेज खोला, एड्रेस एक बार फिर से पढ़ा और फिर एक ऑटो वाले को बुलाकर अजीत के फ्लैट का पता बताया। ऑटो में बैठते ही पायल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सोच रही थी कि जब अजीत के सामने होगी तो वह कैसे रिएक्ट करेगा। क्या वह मुझे देखकर चिल्ला उठेगा या फिर मुझे बाहों में भर लेगा। उसने सोचा। दिल्ली की सड़कों की रौनक, ऊंची ऊंची इमारतें और चमचमाती लाइटें उसे एक अलग ही दुनिया में ले आई थी। यह शहर अजीत का था और अब वह उसकी दुनिया में कदम रखने जा रही थी। ऑटो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सामने रुका। पायल ने पैसे चुकाए और बैग कंधे पर लटकाकर लिफ्ट की ओर बढ़ी। उसका दिल अब और तेजी से धड़क रहा था। लिफ्ट में खड़े होकर उसने अपने चेहरे को एक बार शीशे में देखा, अपना मेकअप ठीक किया और परफ्यूम छिड़का। लिफ्ट से उतरकर वह अजीत के फ्लैट के दरवाजे तक पहुंची। दरवाजे पर लगे नेम प्लेट पर अजीत शर्मा लिखा था। चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए उसने दरवाजे की घंटी बजाई। कुछ पल बाद दरवाजा खोला। पायल के दिल की धड़कनें उस पल ठहर गई थी जब देखा कि सामने अजीत खड़ा था। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक थी, लेकिन वह चमक वैसी नहीं थी जैसी पायल ने अपनी कल्पनाओं में देखी थी। अजीत की आंखें फैली हुई थी, हाथ पांव ठंडे पड़ चुके थे और वह पत्थर सा जर खड़ा था, मानो वो किसी भूत को देख रहा हो। पायल उसकी आवाज में हैरानी थी। पायल उसकी हालात देखकर हल्के से हंसी। देखा, चौंका दिया ना आपको, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अनकही बेचैनी थी। अब इतने हैरान क्यों खड़े हो? अरे बाबा, यह सपना नहीं, सच है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है। अजीत ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। पायल, तुम यहाँ? उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे कोई तूफान उसके भीतर मचल रहा हो। पायल के मन में अब एक हल्की सी घबराहट उठने लगी थी, क्योंकि अजीत की आंखों में खुशी की जगह डर दिखाई दे रहा था। तभी अंदर से एक तेज बेफिक्र सी आवाज गूंजी, अजीत, दरवाजे पर कौन है? पायल का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना ही बंद हो गया हो। वह आवाज अनजानी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा अधिकार था। इससे पहले कि पायल कुछ समझ पाती, वह युवती बेडरूम से निकलकर दरवाजे तक पहुंची। उसने हल्के नीले रंग की नाइटी पहनी थी, बाल खुले थे और चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान थी। और अरे यार, क्या बात है, कौन है यह औरत? उसने पायल की ओर देखते हुए कहा। पायल की नज़र उस युवती पर टिक गई। खूबसूरत सा चेहरा और छरहरी काया, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सा गुरूर था। जी, आप कौन हैं और क्या काम है आपको हमसे? उसने पायल से सवाल किया, जैसे वह इस घर की मालकिन हो। पायल के लिए यह पल किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वह हक्की बक्की खड़ी थी, उसकी जीभ जैसे तालू से चिपक गई थी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, वह युवती फिर बोली, अच्छा समझ गई, तुम कोई सेल्स गर्ल हो ना कुछ बेचने आई हो, लेकिन हमें कुछ नहीं खरीदना, जाओ यहाँ से। कहते हुए उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। पायल का गला रंध गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। 5 मिनट उसकी आवाज में अब एक तेजी थी, मैं कोई सेल्स गर्ल नहीं हूँ और ना ही कुछ बेचने आई हूँ। उसने गहरी सांस ली, जैसे अपने सारे हौसले को एक जगह जमा कर रही हो। फिर उसने उस युवती को आंखों में देखकर कहा, पहले आप बताइए, आप कौन हैं और यहाँ आप क्या कर रही है?
युवती ने भौहें चढ़ाए। कमाल है, हमारे घर आकर हमसे ही पूछ रही हो कि हम कौन है। बाहर नेम प्लेट देखी, अजीत शर्मा यही है, अजीत शर्मा। उसने अजीत की ओर इशारा किया। और मैं इनकी पत्नी हूँ। उस एक वाक ने पायल की दुनिया को तहस नहस कर दिया। जमीन जैसे उसके पैरों तले से खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और सिर चकराने लगा। वो अजीत की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। उसका मन चीखना चाहता था, लेकिन गला सूखा पड़ गया था। अजीत ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब साफ साफ अपराध बोध झलक रहा था। पायल, मेरी बात सुनो, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन पायल के कानों में अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके सामने वह सारी रातें, वह सारे दिन नाचते रहे। अब वह अजीत का इंतजार करते थे। रोहित को सीने से लगाए सास ससुर की सेवा में दिन रात एक कर देती थी और थकी हारी बिस्तर पर लेटती और अजीत की एक कॉल का इंतजार करते थे। वह सोचती थी कि अजीत की मजबूरी है, वह काम में व्यस्त है, कि वह अब भी उसे उतना ही चाहता है। लेकिन अब यह सच उसके सामने खड़ा था, एक ऐसी सच्चाई जिसने उसके 8 साल के रिश्ते को एक पल में बिखेर दिया था। पायल ने खुद को किसी तरह संभाला। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन वो उस अनजान युवती के सामने कमजोर पड़ना नहीं चाहती थी। तुम उसकी पत्नी? उसने टूटी सी आवाज में कहा, लेकिन उसकी नजर अब अजीत पर थी। अजीत, यह सच है? अजीत का चेहरा लटक गया। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे उसका साथ छोड़ दिए थे। अजीत अब आगे बढ़ा, हड़बड़ाया सा। पायल, मेरी बात सुनो। क्या सुनूं अजीत? क्या कहूँ? क्या कुछ कहने सुनने लायक कुछ बचा है अभी? हमेशा एक ही बात कहते थे, बिजी हूँ, अभी काम है। तो यह काम था तुम्हें? अरे सुनो तो पायल, वो फिर बोला। लेकिन पायल ने बात काट दी। मत बोलो, क्योंकि अब कुछ भी सुनने की ताकत नहीं बची मुझ में। पायल की आंखों से आंसू अब गालों पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर गिर रहे थे। हर बूंद उसके विश्वास, उसके सपनों और 8 साल की उस शादी को चूर चूर कर रही थी, जिसे उसने अपनी जिंदगी का आधार माना था। वह उल्टे पांव मुड़ी, लड़खड़ाते कदमों से जैसे तैसे लिफ्ट तक पहुंची। पीछे से उस अनजान लड़की की तेज और कर्कश आवाज सुनाई दे रही थी। कौन थी वह अजीत? बताओ ना, यह पायल नाम की औरत कौन है? अजीत की कांपती आवाज आई। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। और फिर दरवाजा बंद होने की आवाज के ने पायल के कानों को जैसे छेद दिया। लिफ्ट के अंदर खड़ी पायल किसी और ही संसार में थी। उसकी आंखें रो रही थी, लेकिन दिल चीख रहा था, एक ऐसी चीख जो बाहर नहीं निकल पा रही थी। क्या यह वही अजीत था जिसके लिए उसने अपनी जिंदगी के दिन रात कुर्बान कर दिए थे? वो कांप रही थी। तभी फोन फिर बजा। स्क्रीन पर बाबूजी का नाम था। पायल ने एक पल को फोन को देखा। उसका मन चाहा कि वह सारी बात बता दे, फूट फूट कर रो पड़े, बाबूजी के सामने अपना दर्द उड़ेल दे। लेकिन फिर उसने सोचा, क्या बाबूजी यह सदमा सहन कर पाएंगे? वह अजीत को बहुत प्यार करते थे। नहीं, यह सच उनके लिए बवंडर बन जाएगा। उसने कांपते हाथों से फोन काट दिया और लिफ्ट से बाहर निकली। इधर गोलू जी बार बार फोन की स्क्रीन देख रहे थे। आखिर बहू फोन क्यों नहीं उठा रही? चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराती जा रही थी। दिल जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। उन्होंने एक बार फिर पायल का नंबर डायल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं। अब उन्हें बेचैनी होने लगी। ना जाने बहू पहुंची भी है या नहीं। कहीं रास्ते में कुछ उनकी सोच आधी रह गई और उंगलियां कांपती हुई अजीत का नंबर डायल करने लगी। फोन बजा और कुछ देर बाद अजीत की आवाज आई। हेलो बाबूजी, बेटा पायल आ रही थी, तुम्हारे पास पहुंची है क्या? वो फोन नहीं उठा रही। गोलू जी की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अजीत एक पल को सन्न रह गया, फिर झूठ की चादर उड़ते हुए बोला, ओ बाबूजी, मैं तो इस वक्त शहर में नहीं हूँ, मीटिंग के लिए चेन्नई आना पड़ा। 1 हफ्ता अभी यहीं रहूंगा। शायद पायल पहुंची हो, लेकिन मेरी उससे अभी बात नहीं हो पाई। गोलू जी को कुछ अजीब तो जरूर लगा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, बहू से बात हो तो बताना, मैं बहुत परेशान हूँ। उधर पायल भारी कदमों से बिल्डिंग से बाहर निकली। पलकों पर आंसू थे। सामने पार्क दिखा। वह वहीं जाकर एक बेंच पर बैठ गई और फिर वह फूट फूट कर रो पड़ी। कहाँ चूक गई मैं? क्या मेरा समर्पण, मेरा त्याग सब कुछ बेकार था?
उसने अपने आंसू पोंछे, खुद को संभाला, बैग से पानी निकालकर कुछ घूंट पिए और फिर अपना फोन उठाया। अब बाबूजी का फोन फिर से आ रहा था। इस बार उसने कॉल रिसीव किया। हाँ बाबूजी। बेटा कहाँ हो तुम ठीक तो हो ना? गोलू जी की आवाज़ में गहरी बेचैनी थी। पायल ने जबरन अपनी आवाज़ को सामान्य किया। हाँ बाबूजी, चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। ट्रैफिक बहुत था, अभी ऑटो में हूँ, उनके फ्लैट में जा रही हूँ। लेकिन बेटा, अभी अभी अजीत से बात हुई है, वह तो शहर में है ही नहीं। फिर पायल ने नाटक किया। अच्छा, वह शहर में नहीं है? उस पल पायल की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभालते हुए कहा, ठीक है बाबूजी, फिर मैं वापस आ रही हूँ। फोन काटते ही पायल ने टिकट की जानकारी ली और कुछ ही देर में स्टेशन की ओर रवाना हो गए। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखें नम थी। बारिश की बूंदों की तरह उसके आंसू भी लगातार बह रहे थे। मैं तो उन्हें सरप्राइज देने चली थी और उन्होंने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया। पलकों पर 8 साल की यादें जमा हो गई थी। वह रातें जब फोन पर घंटों बातें होती थी, वह चिट्ठियाँ जो शादी के बाद शुरू शुरू में आती थी, वह वादे जो हर बार टूटते चले गए। क्या इतनी आसानी से कोई इंसान भूल सकता है सब कुछ? उसका दिल पूछ रहा था, क्या मैं इतनी बुरी थी? सोचते सोचते वो रुआ सी हो उठी। सामने की सीट पर बैठी एक बुजुर्ग औरत मुस्कुराते हुए पूछ बैठी, बेटा, लगता है पहली बार अकेले सफर कर रही हो, इसीलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। पायल ने उनकी ओर देखा, जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन हंट बस कांप कर रह गए। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर कोशिश में अजीत के साथ उस लड़की का चेहरा सामने आ जाता। इधर घर पर गोलू जी आंगन में चक्कर काट रहे थे। उनकी उंगलियां बार बार फोन पर पायल का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन हर बार फोन अनसुना रह जाता। यह बहू फोन क्यों नहीं उठा रही? उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। स्वाति जी रसोई से बाहर निकली और उन्हें टहलते देखकर बरस पड़ी। मैंने तो मना किया था, क्या जरूरत थी उसे अकेले दिल्ली भेजने की? आपको तो सरप्राइज देने की पड़ी थी ना। मेरा बेटा वहाँ सारा दिन आराम थोड़ी करता है, पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। दिन रात मेहनत करता है, बेचारों को ढंग की रोटी भी नसीब नहीं होती होगी। गोलू जी ने सिर झुकाया। अरे भगवान, मैंने तो सोचा था बहू की खुशी मिलेगी, अजीत को देखकर उसका मन हल्का हो जाएगा। उनकी आवाज में पछतावा था, लेकिन साथ ही एक भोलापन भी। खुशी? स्वाति जी ने तंज कसा। अब देखो ना बहू, फोन उठा रही है ना अजीत। उनकी बातों में चिंता थी, लेकिन गोलू जी को डांटने का मौका भी नहीं छोड़ रही थी। अगली सुबह जब ट्रेन अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर रुकी, पायल प्लेटफार्म पर उतरी। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी, चेहरा थकान और दर्द से भरा था। उसने एक ऑटो लिया और घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचते ही गोलू जी और स्वाति जी की जान में जान आई। अरे बहू, आ गए तुम? गोलू जी ने दरवाजे पर ही उससे पूछा। सब ठीक है ना बेटी? उनकी आंखों में राहत थी, लेकिन पायल की सूजी और आंखें देखकर उनका दिल धक से रह गया। स्वाति जी ने भी उसे गौर से देखा और तपाक से बोली, अगर तुझे भेजने से पहले इन साहब ने अजीत से एक बार बात कर ली होती तो यह तकलीफ ना होती। पायल ने सास की बात सुनी और मन ही मन सोचा, हाँ, अगर बाबूजी ने फोन कर लिया होता तो शायद मुझे यह तकलीफ ना होती। लेकिन फिर सच्चाई भी तो सामने ना आती। मैं तो था उम्र उस धोखेबाज के झूठ में जीती रहती। उसका मन करवाहट और दर्द से भरा था, लेकिन उसने चेहरा सामान्य रखने की कोशिश की। क्या सोच रही हो बहू? तबीयत तो ठीक है ना? और यह तुम रोई थी क्या? उसकी आंखों में झांकते हुए स्वाति जी बोली। पायल ने जल्दी से आंखें पोंछी। कुछ नहीं माँ जी, बस थक गई हूँ, जाकर थोड़ा आराम करती हूँ। इतना कहकर उसने बैग उठाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। वह नहीं चाहते थे कि सास ससुर उसकी आंखों में छिपा सच पढ़ ले। कमरे में घुसते ही उसकी नज़र रोहित पर पड़ी, जो बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। वह रोहित के पास बैठ के उसके माथे पर हाथ फेरा और फिर आंसू बहाने लगी। पायल बेटा, खाना खा लो, स्वाति जी ने बाहर से आवाज़ लगाई। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी सोना चाहती हूँ, भूख नहीं है, पायल ने जवाब दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। पायल देर तक चुपचाप बैठी रही। कमरे में बंद खामोशी उसके मन के शोर से भारी थी।
मन तो कर रहा था अभी के अभी यह घर छोड़ दूं, सब कुछ पीछे छोड़कर कहीं दूर निकल जाऊं, लेकिन फिर जिंदगी के वह सारे सवाल सामने आकर खड़े हो गए, जिनका कोई आसान जवाब नहीं था। जाऊं तो जाऊं कहाँ? लेकिन मायके जाने का ख्याल आते ही उसका मन सिकुड़ गया। मायके बालों पर बोझ बनकर बैठ जाना, यह उसके बस की बात नहीं थी। उसने कभी अपने माता पिता को इस तरह की तकलीफ देने की सोची नहीं थी। फिर वह आत्मनिर्भर भी तो नहीं थी। घर का हर खर्च, रोहित की छोटी छोटी जरूरतें, सास ससुर की दवाइयाँ, सब कुछ तो अजीत की भेजी रकम से चलता था। यह सोचकर उसका गला और रंध गया। जिस इंसान ने उसे धोखा दिया, उसी की कमाई पर वह आज भी निर्भर थी। कोई फैसला ले भी तो कैसे? उधर दिल्ली में अजीत के फ्लैट में उसकी दूसरी पत्नी नीलू ने सवालों की झड़ी लगा दी। नीलू, जिसके साथ उसने 5 साल पहले शादी की थी, सवाल पूछ रही थी, कौन थी वह औरत अजीत? कौन थी बे पायल? बताओ सच क्या है? उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अजीत का चेहरा लटक गया। वह जानता था कि सच छिपाना अब नामुमकिन है। उसने नजरें झुकाकर कांपती आवाज में कहा, नीलू, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं शादीशुदा हूँ। पायल मेरी पत्नी है और मेरा एक बेटा भी है। नीलू की आंखें अविश्वास से फैल गई। क्या? मुझसे शादी करने से पहले तो तुमने कहा था कि तुम अविवाहित हो, फिर यह सब क्या है? जल्दी ही मुझे अपने परिवार से भी मिलवाने वाले थे। मैं हैरान हूँ, 5 साल तक तुमने मुझे अंधेरे में रखा। नीलू के शब्द तीर की तरह अजीत के सीने में चुभ रहे थे। अरे नीलू, मेरी बात सुनो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो लड़की तो परिवार वालों ने जबरदस्ती गले बांध दी मेरा यकीन करो, मेरे दिल में अगर किसी के लिए जगह है तो वह तुम हो। अजीत ने उसे मनाने की कोशिश की। उसके बाद नीलू कुछ नहीं बोली, लेकिन अब वह चिंता में पड़ गया। कहीं पायल ने घर पहुंचकर सारी बात माँ बाबूजी को बता दी तो नहीं? मुझे जल्दी घर जाना होगा। एक बार घर गया तो पायल को भी जैसे तैसे मना ही लूंगा। पता नहीं कहाँ से ख्याल आया उसे भी सरप्राइज देने का। अच्छे भले दिन गुजर रहे थे। ना पायल यहाँ आती और ना यह तमाशा खड़ा होता। अगली दोपहर ही अजीत घर के लिए निकल पड़ा। जब अजीत घर पहुंचा, स्वाति भी उसे देखकर खुशी से चहक उठी। अरे बेटा, तू आ गया? उन्होंने उसे गले से लगाया और दोनों अंदर आए। लेकिन गोलू जी की नजरें अजीत पर टिक गई। बेटा, तू तो 1 हफ्ते के लिए गया था ना? इतनी जल्दी कैसे लौट आया? उनकी आवाज में शक की हल्की सी छाया थी। अजीत ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की। नजरें चुराते हुए वह बोला, वो बाबूजी, मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था तो सोचा आप सबसे मिलने आ जाऊं। लेकिन गोलू जी का मन कुछ और ही कह रहा था। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से गर्दन हिला दी। अजीत बेटा, चल पहले हाथ मुंह धो ले, मैं बहू को खाना बनाने को कहती हूँ। थक गया होगा ना पायल? बहुत देख तो अजीत आया है। स्वाति जी ने आवाज दी, लेकिन स्वाति जी और गोलू जी हैरान थे। जो पायल हर बार अजीत के लौटते ही मुस्कान के साथ पानी, चाय और न मनपसंद खाना तैयार करते थे, वो अपने कमरे से आज बाहर तक नहीं निकली। स्वाति जी ने फिर आवाज लगाई, पायल बहू सुन रही हो? अजीत भूखा होगा, उसे खाना नहीं खिलाओगी? कई सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर कमरे का दरवाजा खुला और थकी फिकी बेजान सी पायल बाहर आई। फिर बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। कुछ ही देर में टेबल पर खाना लग गया, करेले की सब्जी और कद्दू। स्वाति जी ने थाली में नजर डाली और भड़क पड़ी, यह क्या बनाया है बहू? अजीत आया है, तुम करेले बना रही हो? हमेशा तो उसकी पसंद का खाना बनाते थे, आज क्या हुआ है? पायल खामोश रही, ना सफाई दी ना शिकायत की। और अजीत, जिसने जिंदगी भर कभी करेले को हाथ तक नहीं लगाया था, आज बिना कोई शब्द बोले थाली उठा ली। करेले के साथ चुपचाप रोटी खा गया। गोलू जी सब कुछ देख रहे थे। उनका मन अब भी ससंकुल था। कुछ तो जरूर हुआ है जो हमारी नजरों से छिपा है। पायल बहू कभी ऐसी नहीं थी। थोड़ी देर बाद पायल सारा काम निपटाकर कमरे में लौटी तो अजीत रोहित को गोद में लेकर वहीं बैठा था। जैसे ही पायल अंदर आई, अजीत ने रोहित को सुलाकर धीरे से उसका हाथ पकड़ा। पायल, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं मानता हूँ मैंने गलत किया है। इसके लिए तुम जितनी बार चाहो मैं माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन
पायल ने अपना हाथ छुड़ा लिया, ठंडी निगाहों से उसे देखा, फिर कुछ बोले बिना रसोई की ओर बढ़ गई। अजीत अक खड़ा था। इधर गोलू जी की नजरें अजीत और पायल के बीच की उस अनदेखी दूरी को भेदने की कोशिश कर रही थी। वह समझ चुके थे कि यह कोई मामूली अनबन नहीं थी। अजीत की बनावटी मुस्कान और पायल की चुप्पी उनके मन में सवालों का जाल बुन रही थी। शाम ढलते ढलते गोलू जी ने अजीत और पायल को अपने पास बुलाया। अपनी कुर्सी पर बैठे गोलू जी की आवाज में गंभीरता थी, लेकिन उसमें एक पिता का स्नेह भी साफ झलक रहा था। अजीत बेटा, पायल बहू, मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। पायल का व्यवहार अजीत के आने के बाद से बिल्कुल बदल गया है और अजीत तुम भी पहले जैसा नहीं रहा। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है, लेकिन यह नहीं जानता कि क्या हुआ है। सच सच बताओ, दिल्ली में क्या हुआ था? पायल ने नजरें झुकाए रखी। उसका मन चाह रहा था कि वह सारी सच्चाई उड़ेल दे, लेकिन अजीत की मौजूदगी उसे रोक रही थी। उसका गला रंधा हुआ था और आंखें नम। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, अजीत ने हल्का सा हंसने की कोशिश की। बाबूजी, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, सब ठीक है। उसकी आवाज में बनावटी बेफिक्री थी, लेकिन सच छिपाने की कोशिश करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। पायल की खामोशी अब टूट चुकी थी। उसने सिर उठाया और दृढ़ स्वर में बोली, नहीं बाबूजी, कुछ भी ठीक नहीं है। फिर उसने सारा सच बयां कर दिया। दिल्ली में जब वह अजीत के फ्लैट में पहुंची थी तो क्या क्या हुआ, एक एक बात उसने बता दी। हर शब्द के साथ आंगन में सन्नाटा पसरता चला गया। गोलू जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें अंधविश्वास में फैल गई, जैसे कोई बुरा सपना सच हो गया हो। स्वाति जी जो पास ही खड़ी थी, उसने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ गया और हाथ कांपने लगे। यह तूने क्या किया अजीत? गोलू जी की आवाज कांप रही थी। उनके दिल का कोई गहरा घाव लग गया था। मेरे बेटे ने मेरी बहू के साथ ऐसा धोखा दिया। अजीत ने सिर झुकाकर कहा, बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है, यह सब बस एक गलतफहमी है। उसकी आवाज में हल्की सी हड़बड़ाहट थी, लेकिन वह अब भी सच को टालने की कोशिश कर रहा था। स्वाति जी ने अपने बेटे की ओर देखा। उनका ममता भरा दिल अब भी अजीत को बचाने की कोशिश में था। हाँ बहू, तू क्यों अपने पति पर गलत इल्जाम लगा रही है? इन्होंने तीखे स्वर में कहा। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है, इस घर को पालता है, उसे ढंग की रोटी भी नसीब नहीं होती, और तू उस पर ऐसे इल्जाम लगा रही है? गोलू जी ने स्वाति जी की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख एक साथ उमड़ रहे थे। तो क्या पायल बहू गलत बोल रही है? उनकी आवाज में एक अनोखी दृढ़ता थी। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। इतने सालों से उसने पूरे समर्पण से इस घर को संभाला है, रोहित को पाला, हमारा सेवा की। मैं उसके स्वभाव को जानता हूँ, वह झूठ नहीं बोल सकती। स्वाति जी ने तर्क देने की कोशिश की। अरे तो क्या हुआ? अगर हो भी गई मेरे बेटे से गलती, आगे से सुधर जाएगा, लेकिन इसमें बात को बतंगर बनाने की क्या जरूरत है? उनकी आवाज में अब भी ममता थी, लेकिन कहीं न कहीं वह सच को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। गोलू जी का चेहरा सख्त हो गया। यह गलती नहीं, गुनाह है स्वाति, और तुम यह गुनाह पर पर्दा डाल रही हो। उन्होंने अजीत की ओर देखा। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी। बेटा, तूने ऐसा कैसे कर दिया? अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपने परिवार के साथ ऐसा धोखा? अचानक अजीत का गुस्सा भड़क उठा। अच्छा बाबूजी, तो आप इस औरत की तरफदारी कर रहे हैं? उसने तीखे स्वर में कहा। याद रखिए, इस घर का खर्चा मैं चलाता हूँ, पायल नहीं। यह गमबगार औरत आपको बिठाकर खाना नहीं खिला सकती। पायल की आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। बेहतर होगा बाबूजी कि मैं ही अपने बेटे को लेकर इस घर से चली जाऊं। अब मेरे लिए यहाँ रहना मुनासिब नहीं। मैं अपने बेटे को इस दुनिया की कमाई पर नहीं पाल सकती, जो किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता रखता है। अजीत का गुस्सा अब और भड़क उठा। हाँ, रखा है मैंने दूसरी औरत के साथ रिश्ता। वो चीख पड़ा। क्या कर लोगे तुम जैसी घटिया औरत सिर्फ घर पर बैठकर आंसू ही बहा सकती है। उसके शब्द आंगन में तीर की तरह गूंज उठे। पायल का दिल जैसे चाक हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, स्वाति जी का खून खौल उठा। वह तेजी से आगे बढ़ी और जोरदार तमाचा अपने बेटे के गाल पर जड़ दिया। क्या कहा तूने? घटिया औरत?
अरे घटिया हरकत तो तूने की है। उनकी आवाज में अब ममता नहीं बल्कि एक माँ का गुस्सा था। मुझे लगा था तुझे अपनी गलती का पछतावा है, लेकिन तेरी बातें सुनकर तो ऐसा नहीं लगता कि तू सुधरने वाला है। तू तो सीना ठोक कर हम सबके सामने ऐसी बातें कर रहा है। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। आंगन में सन्नाटा छा गया। गोलू जी की आंखें नम थी, लेकिन उनकी आवाज में अब भी दृढ़ता थी। पायल बेटी, तू कहीं नहीं जाएगी। अगर किसी को इस घर को छोड़कर जाना है तो यह बेशर्म जाएगा। अजीत ने एक पल के लिए अपने माता पिता को देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह दोनों उसकी जगह पायल के साथ दे रहे हैं। अजीत का गुस्सा और गुरूर अब उसकी जुबान पर सवार थे। तीखे लहजे में वह बोला, ठीक है, रख लो इस गवार को अपने पास। मैं भी देखता हूँ मेरी तनख्वाह के बिना इस घर का गुजारा कैसे चलता है। मेरी दूसरी पत्नी इस गांव की औरत से कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर है। अब मैं उसी के साथ रहूंगा। इस घर के किसी भी सदस्य से मेरा कोई रिश्ता नहीं। इतना कहकर वह अपने बैग की ओर बढ़ा, कुछ कपड़े ढूंढे और गुस्से में घर से निकल गया। पीछे छोड़ गया एक टूटा हुआ परिवार और अपने ही झूठ का बोझ। स्वाति जी कुर्सी पर ढह गई। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह अपने बेटे की गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। गोलू जी ने पायल का कंधा थपथपाया। बेटी, तू चिंता मत कर, यह घर तेरा है और तू अपने परिवार के साथ है। अजीत ने जो किया उसकी सजा उसे मिलेगी। पायल की आंखें नम थी, लेकिन भीतर अब एक नई चिंगारी सुलग रही थी। वह जानती थी कि अब वह हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकती। अगले दिन उसने सास ससुर से बात की। माँ, बाबूजी, मैं भले ही ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन सिलाई कढ़ाई मुझे अच्छे से आती है। सोच रही हूँ कि अब अरे बेटा, अभी मेरी पेंशन आती है, घर का खर्च आराम से चल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तू कुछ करना चाहती है तो हम तेरे साथ हैं। हमारी बहू अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। गोलू जी बोले। अगले ही दिन पायल ने घर में सिलाई सेंटर शुरू करने का फैसला किया। काम शुरू हो गया। देखते ही देखते आसपास में उसके काम की तारीफ होने लगे और महिलाएं सिलाई कढ़ाई करवाने आने लगे। इधर अजीत दिल्ली में अपने फ्लैट में पहुंचा। उसने ठान लिया था कि अब वह नीलू के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा और इस बार कोई उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन जब वह फ्लैट में दाखिल हुआ तो वहाँ सन्नाटा पसरा था। नीलू कहीं नहीं थी। उसने फोन निकाला और कॉल किया। नीलू, तुम कहाँ हो? उसकी आवाज में अधीरता थी। बस थोड़ी ही देर में आ रही हूँ, नीलू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। कुछ देर बाद वह फ्लैट में पहुंची, लेकिन उसके हाथों में एक सूटकेस था। वो बिना कुछ बोले अपने कपड़े और सामान पैक करने लगी। नीलू, यह क्या कर रही हो? तुम कहाँ जा रही हो? अजीत ने हड़बड़ाते हुए पूछा। नीलू ने उसकी ओर देखा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अजीत, तुमने मेरे साथ धोखा दिया है। अरे नहीं नीलू, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैंने अपनी पहली पत्नी पायल को छोड़ दिया है। यहाँ तक कि अपने सारे घर वालों को साथ भी सारे संबंध तोड़ दिए हैं। अब हमारे साथ रहने से किसी को कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मुझे एतराज है। अजीत, जो इंसान अपने घर वालों का यहाँ तक कि अपने बच्चों का नहीं हो सका, वो मेरा क्या होगा? उसकी आवाज़ में तकलीफ थी, लेकिन कहीं न कहीं एक गहरा अपराध बोध भी। नीलू, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अजीत ने उसे मनाने की कोशिश की। प्यार? नीलू ने तंज कसा। तुम्हें प्यार का मतलब ही पता है? वो चीख पड़ी। प्यार? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनजाने में वह किसी का सुहाग उजाड़ने की पाप की हिस्सेदारी बन गई थी। अजीत ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। नीलू, मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन नीलू का धैर्य अब जवाब दे चुका था। उसने झटके से उसका हाथ छुड़ाया और जोरदार तमाचा अजीत के गाल पर जड़ दिया। क्या खाक ठीक कर दोगे? तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसने अपना बैग उठाया, सारा सामान पैक किया और गुस्से से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने कहा, अब तो मैं तुम्हें कोर्ट में मिलूंगी। तुमने मेरे साथ जो किया उसका हिसाब तो तुम्हें देना होगा। अजीत अपना सिर पकड़कर सोफे पर ढह गया। घर पे पसरी खामोशी उसे अंदर से तोड़ रही थी। वह अकेला था। परेशानियां अब उसे चारों ओर से घेर चुकी थी।
इधर पायल के सिलाई सेंटर का काम जोर पकड़ने लगा तो गोलू जी ने अपने गांव की जमीन का एक हिस्सा बेचकर पायल के नाम पर बाजार में एक दुकान खरीद ली, जहां पायल ने ब्यूटिक खोल दिया। अपनी पसंद के लिए 2 लड़कियों को रख लिया और देखते ही देखते तरक्की होने लगी। स्वाति जी भी अब अपनी बहू के साथ देने लगे। घर के काम और रोहित की जिम्मेदारी सब मिलकर संभाल रहे थे। दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन गोलू जी ने अपने वकील को घर बुलाया और वसीयत लिखवाई। उन्होंने वसीयत में लिखवाया कि उनकी और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनकी सारी जमीन और जायदाद पर पायल और रोहित का हक होगा। वसीयत पढ़कर पायल की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। उसने कहा, बाबूजी, जो भी हो, लेकिन अजीत आपके बेटे हैं और आप उन्हें भी अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहे हो। नहीं बेटा, आज बात बेटे और बहू की नहीं, सही और गलत की है। हम लोगों का बुढ़ापे में ध्यान रखना हमारे बेटे की जिम्मेदारी थी, लेकिन वह तो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ गया था। अब तो बेटा बनकर हमारे साथ खड़ा है। मेरा सब कुछ उसी का है। इधर दिल्ली में अजीत के पास एक दिन कोर्ट का नोटिस पहुंचा। पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीलू ने उस पर धोखेधारी का केस किया था। उसका गुरूर, उसका झूठ, उसका अभिमान सब उसे बर्बादी की कगार पर पहुंचा चुका था। अब वह बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। अजीत की हालत अब धोबी के कुत्ते जैसी हो चुकी थी, जो ना घर का रहा न घाट का रहा। कैसा लगा यह पारिवारिक, प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप भी चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।